हेलो एवरीवन। एसएससी मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ की और हवलदार के पोस्ट की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हो गई है। ये नोटिफिकेशन 2022 के लिए है, लेकिन 2023 में ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है। इसके लिए ऑनलाइन जो एप्लीकेशन रहेंगे दोस्तों, वो 17 फरवरी तक ओपन रहेंगे। 17 फरवरी तक आप इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भर सकते हो और ऑनलाइन फ़ीस 19 फरवरी तक आप भर सकते हो। अगर आपको चालान के थ्रू पेमेंट करनी है तो चालान 19 फरवरी तक जनरेट करवा सकते हो आप, और 20 फरवरी तक चालान के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। फॉर्म के अंदर कुछ करेक्शंस वगैरह हैं तो वो 23 फरवरी से 24 फरवरी के बीच कर सकते हो, और इसका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा इस रिक्रूटमेंट के लिए वो अप्रैल 2023 में कंडक्ट होगा, जो कि अभी फ़िलहाल टेंटेटिव डेट्स हैं। के अलावा एग्ज़ाम थोड़ा आगे भी पोस्टपोन हो सकता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चीज़ हैं, ये ग्रुप सी की नॉन गजेटेड वैकेंसीज़ हैं नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए, जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज़ निकलती हैं इंडियन गवर्नमेंट के अंदर। इसके अलावा हवलदार की वैकेंसीज़ है, और हवलदार की जो वैकेंसी है वो जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी की वैकेंसीज़ है। और ये जो वैकेंसीज हवलदार की निकली हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम डिपार्टमेंट में और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, इसके अंदर आप लोगों की जो हवलदार की वैकेंसी है वो निकली हैं। बाकी नॉन टेक्निकल जो पोस्ट हैं एमटीएस की वैकेंसीज़ की, वो अलग अलग डिपार्टमेंट जो होती हैं स्टेट वाइज सेंट्रल वाइज उसके अंदर निकली हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो जो एमटीएस की वैकेंसी हैं वो लगभग 10,800 से ज़्यादा हैं अप्रॉक्स, और जो हवलदार की वैकेंसीज़ हैं वो 529 हैं। इसके अलावा कोई भी अपडेटेड डिटेल रहेगा वैकेंसीज़ का वो एसएससी की वेबसाइट पे जाकर आप लोग देख सकते हो। हवलदार की जो डिटेल वैकेंसीज़ हैं हवलदार की पोस्ट की, वो एनेक्सर में अवेलेबल है। नीचे प्रोस्पेक्टस में जाकर आप लोग पढ़ सकते हो। एनेक्सर 18 में रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग रहता है वही रिजर्वेशन इन लोगों का वैकेंसीज़ के लिए रहेगा। बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट की बात करें दोस्तों, जो आपके अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसीज़ निकली हैं एमटीएस की और हवलदार की, उसकी अगर मैं बात करूं तो दो तरह की यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं। मतलब एज ग्रुप दो तरह की हैं। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए एज लिमिट 18 से 25 साल है। इट मीन्स कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 1998 से पहले की और 1 जनवरी 2005 के बाद की नहीं होनी चाहिए। ये एमटीएस और हवलदार की वैकेंसी है। हवलदार इन सीबीएन के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। और दूसरा है 18 से 27 साल की एज लिमिट, और ये जो एज लिमिट है ये हवलदार के लिए है। ये हवलदार इन सीबीआईसी, यानी कि जो दो तरह की वैकेंसी निकली हैं, एक हवलदार की है और एक एमटीएस की है। तो जो मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं और उसके अलावा हवलदार इन सीबीएन है उसके लिए 18 से 25 साल एज लिमिट है। और अपार्ट फ्रॉम इट हवलदार जो सीबीआईसी डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है उसकी एज लिमिट 18 से 27 साल है। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज, आप यहाँ पे देख सकते हो। SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल और PWD को 10 साल। बाकी PWD के साथ कोई आपका रिजर्वेशन जुड़ा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जो अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों, वो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग कंसिडर करी जाएगी। जो ऑनलाइन फॉर्म में आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे उसको क्लास 10th की मार्कशीट से कंपेयर करा जाएगा। उसी के बेसिस पर आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इन केस आप रिलैक्सेशन भी लेना चाहते हो तो रिलैक्सेशन के लिए आपको कंसर्न कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा अगर आप रिलैक्सेशन चाहते हो तो। इसके बाद बात करें हम इसके एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की, तो आपको क्लास 10th यानी कि मैट्रिकुलेशन पास आउट जो स्टूडेंट हैं या कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल हैं इन पोस्ट के लिए, चाहे वो टेक्निकल स्टाफ की हो या फिर वो हवलदार की हो, राइट। और ये जो क्वालिफ़िकेशन है 17 फरवरी 2023 तक या उससे पहले पहले आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। 10th क्लास आपने ओपन स्कूल से करी है तो भी आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात आती है अप्लाई की दोस्तों। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है, और अगर आप ऑलरेडी एसएससी में रजिस्ट्रेशन आपने किया हुआ है तो लॉगिन करके अप्लाई करोगे। अदरवाइज़ पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, देन लॉगिन वगैरह करके सारा जो उसका फॉर्म है वो फिलअप करना है। फ़ीस की बात होगी, फ़ीस 100 रुपीज़ है। ठीक है, 100 रुपीज़ फ़ीस है। लेकिन जो वुमेन कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी की, या फिर जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो SC/ST और PWD हैं और एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए कोई भी फ़ीस इसके अंदर नहीं लगेगी। फ़ीस अगेन आप ऑनलाइन मोड या चालान के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो।
करेक्शन विंडो यहाँ पर ओपन है, ये 23 से 24 फरवरी तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। अगर लास्ट डेट में एक्सटेंशन रहता है तो उसके अकॉर्डिंगली करेक्शन डेट में भी चेंजेस आ सकते हैं। इन विंडो के दौरान 2 बार आप अपनी करेक्शन कर सकते हो। लाइक आप 23 से 24 फरवरी के बीच करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। अगर आप एक बार आपने करेक्शन कर ली, उसके बाद भी आपको लगता है कि यार कुछ चीज़ रह गई है, तो 2 बार आपको करेक्शन अलाउ करा जाएगा। पहली बार में 200 रुपये की फ़ीस करेक्शन की लगेगी, और सेकंड टाइम अगर आप उस फैसिलिटी का यूज़ करते हो तो 500 रुपये आपके करेक्शन के लगेंगे, ठीक है। और ये करेक्शन चार्जेस सभी के लिए हैं, चाहे आपने फॉर्म जो है लाइक रिज़र्व कैटेगरी से भरा हो जिसमें आपकी फ़ीस नहीं गई हो, या फिर आप वुमेन कैंडिडेट हो आपकी फ़ीस नहीं गई हो, करेक्शन चार्जेस सभी को देने पड़ेंगे अगर आप करेक्शन फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हो तो। इसके अलावा सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन की यहाँ पर लिखा गया है, आप देख सकते हो उसको किस किस सेंटर में आप लोगों का एग्ज़ाम्स कंडक्ट होगा। आप जब फॉर्म भरते हो तो 3 प्रेफरेंस आपको देनी होती हैं इस एग्ज़ाम सेंटर्स की, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको जो सेंटर है वो अलॉट होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात हम करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का। अच्छा जी, यहाँ पर आप बात सुनिए, जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहेंगी, कौन कौन से एग्ज़ाम्स रहेंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा आपका। इसके अलावा जो हवलदार की पोस्ट है आपकी, हवलदार की पोस्ट के लिए कंप्यूटर एग्ज़ाम के अलावा फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी रहेगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स जो होगा वो आपका हिंदी में कंडक्ट होगा, इंग्लिश में कंडक्ट होगा, और 13 अलग अलग रीजनल लैंग्वेज हैं उसमें कंडक्ट होगा, जो यहाँ पर आपके सामने लिखी गई हैं, जिसको आप एनेक्सर 15 में जाकर भी देख सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो है 2 सेशन में कंडक्ट होगा, सेशन 1 और सेशन 2। दोनों ही सेशन में अपेयर होना ज़रूरी है। अगर आप कोई एक भी सेशन छोड़ देते हो तो आप क्वालिफाई नहीं होगे। शेड्यूल जो होगा वो नोटिस में लिखा गया, जो कि मैंने बताया वीडियो के शुरू में, अप्रैल में है, उसमें चेंजेस भी आ सकते हैं। उसके लिए आप कमीशन की वेबसाइट ज़रूर से चेक करते रहिए। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का सेशन 1 जो होगा इसमें 2 सेक्शन रहेंगे, यानी 2 पार्ट रहेंगे बेसिकली, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिक एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। 20 क्वेश्चन रहेंगे दोनों ही पार्ट के, 60 मार्क्स के, ठीक है। 45 मिनट का ये रहेगा, और अगर आपको कोई रिलैक्सेशन है, स्क्राइबर की फैसिलिटी है, तो 60 मिनट आपके लिए रहेंगे। सेशन 2 जो है उसके अंदर जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है। 25-25 क्वेश्चन, 75-75 मार्क्स ईच। टाइमिंग ड्यूरेशन 45 मिनट है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो होगा वो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। क्वेश्चन एज आई सेड कि इंग्लिश, हिंदी और 13 अलग अलग लैंग्वेजेस में आएंगे, और एक्सेप्ट जो इंग्लिश सेक्शन होता है उसके अलावा। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स के अंदर जो सेशन 1 रहेगा उसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सेशन 2 के अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेगी, नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यानी कि जो सेशन 2 है जिसमें एक आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स मिल रहे हैं, गलत आंसर के लिए -1 आपका सेशन 2 के अंदर रहेगा, नॉट इन सेशन 1। याद रखिए अपियर दोनों में होना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा जी, मार्क्स जो आपके आएंगे सेशंस में उसको नॉर्मलाइज प्रोसीजर के थ्रू उसको दिया जाएगा। आपका जो इजी डिफ़िकल्टी लेवल जो होता है अलग अलग आपका, उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स दिए जाएंगे। बाकी एग्ज़ाम के बाद आपकी आंसर की वगैरह आएगी, उसको आप चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज एक्सेप्ट हो जाता है आपका तो जो आंसर है वो चेंज कर दिया जाता है कमीशन द्वारा। डिटेल सिलेबस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जैसे न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिक एबिलिटी का कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड रहेंगे, रीजनिंग एबिलिटी हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, और इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, कौन कौन से क्वेश्चंस रहेंगे वो आप देख सकते हो। फॉर VH कैंडिडेट ऑफ 40% एंड अबव विजुअल डिसेबिलिटी देयर विल बी नो कॉम्पोनेंट ऑफ मैप्स ग्राफ। यानी कि जो डिसेबल्ड कैंडिडेट होंगे उनके लिए एग्ज़ाम के अंदर मैप्स, ग्राफ, डायग्राम, स्टैटिस्टिकल डाटा, इन चीज़ों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम की डिटेल बताई भी ऊपर, वो हवलदार और मल्टीटास्किंग दोनों के लिए है। उसके बाद फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट की हम बात करेंगे, जो कि सिर्फ हवलदार की पोस्ट के लिए रहेगा, CBIC और CBN के अंदर। फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा, मेल के अंदर वॉकिंग होगी 1600 मीटर की 15 मिनट की, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर की होगी 20 मिनट्स की। अ वुमेन कैंडिडेट हु एज अ रिजल्ट ऑफ टेस्ट is found to be pregnant of 12 weeks standing or over shall be declared temporarily unfit, and her candidature will be held in abeyance until the confinement is over. Vacancy against temporary unfit candidate will be kept unfilled in the final result. Such female candidate will be re-examined for physical efficiency test 6 weeks after the date of confinement, subject to the production of medical certificate.
यानी कि कोई वुमेन है जो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट के दौरान प्रेग्नेंट पाई गई 12 हफ्ते से ज़्यादा की, तो उसके लिए वैकेंसी रिजर्व कर ली जाएंगी और बाद में उसका दोबारा से जो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा वो कंडक्ट करा जाएगा, सब्जेक्ट टू आपको जो है मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करते हैं, मेल की बात करते हैं। मेल के लिए हाइट यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी है, 157.5 सेंटीमीटर। ठीक है। और 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन रहेगा इसमें जो गढ़वालीज, असामी, गोरखास के मेंबर हैं और शेड्यूल ट्राइब के लिए। मेल की बात हो रही है। चेस्ट की में 81 सेंटीमीटर है फुली एक्सपेंडेड करके, विद मिनिमम एक्सपेंशन रहेगा 5 सेंटीमीटर का। फीमेल की बात करें तो हाइट फीमेल की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है इन कैंडिडेट्स के लिए, असामीज, गोरखास। वेट फीमेल का 48 केजी होना चाहिए, 2 केजी का रिलैक्सेशन है इन कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है। पीईटी और पीएसटी विल बी कंडक्टेड बाय सीबीआईसी सीबीएन एट वेरियस सेंटर्स फाइनलाइज्ड बाय देम। यानी कि जिस डिपार्टमेंट में आपकी हवलदार की वैकेंसी होगी उन्हीं के द्वारा ये जो फिज़िकल एफिशिएंसी और स्टैंडर्ड टेस्ट है कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके टेस्ट के सेंटर की डिटेल बाद में दी जाएगी। किसी भी सेंटर में अक्रॉस द कंट्री आपको इन टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है। जो डिसेबल कैंडिडेट हैं वो थोड़ा रिलैक्सेशन उनको मिलेगा इन कैटेगरीज़ के जो आप देख रहे हो। ये जो मैंने आपको बताया, याद रखिए, जो मैंने आपको स्टैंडर्ड टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट बताया ये सिर्फ हवलदार की पोस्ट के लिए है। अगर आप नॉन मल्टीटास्किंग के लिए जा रहे हो तो आपके लिए ये टेस्ट नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बाकी जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं हर एक, उससे पहले एडमिट कार्ड वगैरह आपकी वेबसाइट पर आते हैं, आपके रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर, उसको आप ज़रूर से डाउनलोड कर सकते हो एग्ज़ाम से पहले। उसमें इंस्ट्रक्शन लिखी रहती हैं, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो अप करते हुए ही आप एग्ज़ामिनेशन में अपीयर होगे। ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिकॉर्ड होते हैं वेरिफिकेशन के टाइम पर वो यहाँ पर लिखे गए हैं। इनको डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर से रेडी करके रखिएगा इन केस आपका सिलेक्शन होता है इसमें। थोड़ा सिलेक्शन के मोड की बात कर लेते हैं। देखो जी, जो एमटीएस है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है, इसके अंदर 2 सेशन के एग्ज़ाम होंगे। ठीक है। और जो परफॉर्मेंस होगी कैंडिडेट की सेशन 1 की, उसको इवेल्युएट करा जाएगा पहले। उस परफॉर्मेंस के बेसिस पर सेशन 2 को इवेल्युएट करा जाएगा। सेशन 2 तभी इवेल्युएट करा जाएगा अगर आप सेशन 1 में क्वालिफाइड हो। एग्ज़ाम तो दोनों एक साथ हो रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम दोनों सेशन के, लेकिन सेशन 1 की परफॉर्मेंस के बेसिस पर ये देखा जाएगा कि भाई किस किस बच्चे का सेशन 2 इवेल्युएट करना है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं सेशन 1 के लिए और सेशन 2 के लिए भी वो इस तरीके से हैं। 30% अनरिजर्व के लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, बाकी अदर कैटेगरीज़ के लिए 20%। जो हवलदार की पोस्ट है उसके अंदर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ जो एज आई सेड फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा। जो मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है उसके लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है लिस्ट बनाई जाएगी, स्टेट वाइज, यूनियन टेरिटरी वाइज कट ऑफ बनाई जाएगी सेशन 2 में। एज द वैकेंसीज फॉर एमटीएस आर इन 2 एज ग्रुप्स। जो एमटीएस की जो वैकेंसी हैं वो 2 एज ग्रुप की हैं, 18 से 25 और 18 से 27। तो कमीशन जो है वो सेपरेट एज ग्रुप वाइज वैकेंसीज या कट ऑफ निकालेगी। ठीक है। एमटीएस की पोस्ट के लिए कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्टेड करे जाएंगे वो उसके सेशन 2 का जो एग्ज़ाम रहेगा उसके बेसिस पर शॉर्टलिस्टेड करे जाएंगे। अगेन एज आई सेड कि सेशन 2 तभी इवेल्युएट करा जाएगा जब आप सेशन 1 क्वालिफाई करोगे, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन रहेगा उसके लिए सेशन 2 के मार्क्स ही आपके कंसिडर करे जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे आप देख लो सोली बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ सेशन 2। और जो हवलदार की पोस्ट है वो 1:5 रेशो में शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा कैंडिडेट को पीईटी और पीएसटी के लिए, और वो भी सिर्फ सेशन 2 के मार्क्स के बेसिस पर। यानी कि जो हवलदार की पोस्ट के लिए जो आपका टेस्ट वगैरह होंगे उसके लिए 1:5 रेशो में शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा बेस्ड ऑन योर मार्क्स ऑफ सेशन 2 एग्ज़ाम। ठीक है। और बाकी नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। As per the provision of para 18.456 above, there will be 2 separate lists of candidates for the post of MTS and Havaldar. Therefore, common candidate may get shortlisted for the post of MTS and Havaldar. यानी कि ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आप MTS के लिए भी शॉर्टलिस्टेड हो गए और हवलदार के लिए भी शॉर्टलिस्टेड हो गए। द कैंडिडेट हु फेल टू क्वालिफाई PET and PST
will not be considered for the post of Havaldar. However, if the candidate is also shortlisted for the post of MTS, his candidature will remain valid for the post of MTS. यहाँ पे दो तरीके से समझिए, आप एक तरफ MTS के लिए भी शॉर्टलिस्टेड होगा और दूसरी तरफ आप जो है हवलदार की पोस्ट के लिए भी शॉर्टलिस्टेड होगा PET के लिए। लेकिन यहाँ पर आपने PET क्लियर नहीं करा, इट मीन्स कि आप हवलदार की पोस्ट के लिए आप रिजेक्ट होगा, लेकिन जो आपका क्वालिफ़िकेशन रहा था इस पोस्ट के लिए, MTS की पोस्ट के लिए, वो कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ को इस तरह से समझिए। और MTS की पोस्ट के लिए फाइनल सिलेक्शन सेशन 2 के मार्क्स के बेसिस पर होगा और हवलदार की पोस्ट के लिए भी फाइनल सिलेक्शन सेशन 2 के मार्क्स के बेसिस पर होगा, प्रोवाइडेड कि आपका PET और PST क्वालिफाई होना चाहिए, राइट। और फाइनल सिलेक्शन और अलोकेशन जो होगा वो आपका दिया जाएगा सेशन 2 के मार्क्स में CBE के बेसिस पर, जो अगेन ये बार बार बता रहे हैं। बाकी इसके अलावा दोस्तों इस नोटिफिकेशन में आपको अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिल जाएंगी, इनडिसिप्लिनरी एक्शन क्या नहीं होना चाहिए और टाई केसेस में क्या चीज़ें होंगी, उन सब चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको SSC की वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।